तो नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं आपके सामने हूँ एक और पेपर सॉल्व कराने के लिए रिलेटेड टू सीटेट। और ये 2018 में दिसंबर के मंथ में आया हुआ एग्ज़ामिनेशन पेपर है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, दैट्स वाई मैंने चूज़ किया है इसे। तो उम्मीद करूँगा आप लोग जैसे आपने पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा है, फोकस किया है, आप इनको भी पढ़ेंगे और इसका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो गई है। ये डेट एक्सटेंड हुई है, ये फेवरेबल है आपके लिए। आप जितना अच्छा हो उतना अच्छा इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ फोकस कीजिएगा। और मेरा प्रयास बार बार कहता हूँ उन्हीं बच्चों के लिए जो वास्तव में सीटेट में अच्छा करना चाह रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन पेपर को देखने के बाद उनको ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने अगर ये वीडियोस देखी हैं तो उनको कितना महत्वपूर्ण कंटेंट इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ आज का कंटेंट। चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस का टारगेट है। देखते हैं अपने लिमिटेड टाइम में मैं आपको कितने क्वेश्चन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में समय लगता है। मैं आपको सीटेट का पेपर ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दिया और आंसर एक्सप्लेन कर दिया। मुझे आप जब वीडियो देखते हैं तो पता चलता होगा, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके अंदर जो 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन जो है वो सही क्यों है और बाकी 2 या 3 जिनको मैं छोड़ रहा हूँ वो गलत क्यों हैं। मैंने ऐसा क्यों विचार किया, इस पर हम बात करते हैं। इस पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, दैट्स वाई हम 45 to 50 मिनट इस चीज़ को खर्च करते हैं, ठीक है। और ये 45 से 50 मिनट जो आप देते हो ये गारंटी आपको पेडागोजी में बहुत बहुत इम्पैक्ट देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इंग्लिश वाला कंटेंट बगल में लिखा हुआ है, आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन जरा देख सकते हैं साथ में कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है मीन 1 गलत है और 3 सही हैं। आप टिक पर मत जाइए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे टिक कर दिए हैं लोगों ने जिनसे जहाँ से पेपर लिया गया है कि जो गलत भी हैं। आप केवल वो ऑप्शन चुनेंगे जो आपको ठीक लगता है या जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि हमारा पर्यावरण और आनुवंशिकता विकास के पहलुओं को प्रभावित करता है। इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्यावरण का भी प्रभाव होता है और इसमें केवल एक कंटेंट को लिया गया है, ऊपर दोनों के बारे में बात की गई है, तो इसको मैं गलत कर देता हूँ। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है, ये भी ठीक है, लेकिन अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार ये भी आपका केवल और केवल एक ही पक्ष को मजबूत कर रहा है। जिसमें हम बात कर रहे हैं विकास के अन्य पहलुओं की, वो उसमें नहीं आ रहा है, तो इसको भी कैंसिल करता हूँ। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई डाउट नहीं है कि पर्यावरण का बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वर्ड दिया है केवल, तो केवल पर्यावरण भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये मैं नहीं मानूंगा, है ना, ये नहीं मानना चाहिए, तो हम इसको भी गलत कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट हो गया कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चे के पूर्ण विकास पर दोनों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। पियाजे ने जो दिया है, जो बात बोली है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन गलत है। तो अगर आपको पियाजे की 4 अवस्थाएं मालूम हो तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है, ये पियाजे ने कहा है। 3 सही हैं, 1 सही नहीं है, फोकस कीजिएगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल मैंने बताया था आपको, बच्चे स्वयं वैज्ञानिक होते हैं, बचपन में अपनी अकॉर्डिंग दुनिया बना लेते हैं और सक्रियता या सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बचा, और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बचा। तो ये जो थर्ड वाला है, समझिएगा मेरी बात को, निरंतर अभ्यास को लेकर पियाजे ने कोई बात नहीं कही है। निरंतर अभ्यास को लेकर बात की जाए तो थॉर्नडाइक का नाम आता है, और इन्होंने थॉर्नडाइक को ही मेन काउंट करते हैं जिन्होंने बोला है कि
कांस्टेंट प्रैक्टिस से लर्निंग अच्छी होती है। इसको लेके प्याजे ने कोई बात नहीं की है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को लेके प्याजे ने बात की है। तो इसका मतलब ये तीनों ठीक हैं, और हमारा ये तीसरा वाला जो हमें जो आंसर देना है नहीं वाला वो होगा ये। इसका मतलब अगर कहा जाए तो ये गलत और ये भी गलत, जबकि ये सही। अब आपको क्या मिला? आपको सही आंसर मिला, साथ में एक चीज़ और मिली कि आपको मालूम चल गया प्याजे के सिद्धांत को अगर पूछें तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल ठीक होगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी प्याजे के सिद्धांत में बताया गया है। अब बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, प्याजे ने यह भी बताया है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं। ओके, तो ये थर्ड वाला आंसर इसके अकॉर्डिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व, अब देखिए प्याजे की मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्याजे बार बार पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीमा नहीं है मीन समझिएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। सीमा नहीं है का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इन चारों में से एक टॉपिक ऐसा है या इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस स्टेज में आता है, बाकी तीन इस स्टेज में नहीं आते हैं, यानी तीन सीमाओं से परे आते हैं, एक सीमा के अंदर आता है। तो जो नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति प्याजे की अमूर्त और थोड़ी बहुत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, तो इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज में कोई यूज़ नहीं है, तो ये सीमाओं में नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। क्या प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है उसमें ये बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे सिंबॉलिक थॉट रखते हैं, विचार करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म अहम की बात, प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल वाली, उसमें कोई ईगोसेंट्रिक वाली बात नहीं है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। और इरिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्ती क्रिया सिद्धांत मैंने आपको बताया था, अनुत्क्रमणीयता या एक ही विचार रखना, ये इस पूर्व संक्रियात्मक सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। आपको अगर थोड़ा भी याद हो तो प्याजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने जो स्टेजेस बताई थी उनमें मैंने उन्हें 2 पार्ट में बांटा था। पूर्व वाली को भी, जो 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था थी उसको भी मैंने 2 पार्ट में बांटा था, और आपसे ये भी कहा था कि कोई और वीडियो आपको 4 स्टेज बताएगी, लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल वाली की 2 और स्टेज हैं उनको नहीं बताएंगी। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था, देखो आपको मिल गया। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब क्यों होगा याद कीजिए, मैंने आपसे बोला था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 और स्टेज हैं, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। 2 से 4 वर्ष वाली को बोलते थे सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, और सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज अगर आपने पढ़ी होती तो सिंबॉलिक थॉट आपके दिमाग में तुरंत आ जाते। और 4 से 7 वाली को बोलते थे इनिशिएटिव थॉट सब स्टेज। तो इनिशिएटिव थॉट सब स्टेज और सिंबॉलिक थॉट सब स्टेज, ये हमारी दोनों सीमाएं हैं किसमें, जो पूर्व संक्रियात्मक विचार में आती हैं, या प्री ऑपरेशनल थॉट में आती हैं, या प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं। तो इसका मतलब ये वाला कार्य जो है वो इस सीमा में नहीं आता, उसकी ये सीमा नहीं है। सीमा मीन्स ये कमी नहीं है। यहाँ पर ये प्याजे की ये वाली थ्योरी या ये वाली स्टेज वर्क करती है। ओके, ऐसे सोचोगे तो आंसर के पास पहुँचोगे। आज आपको वो आंसर मिल गया जो मैंने आपको उस दिन बोला था कि आपको केवल समझना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 पक्ष, वो आपको आज इस आंसर में दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब एक अलावा मीन्स एक्सेप्ट, एक छोड़ दिया है। एक के अलावा 3 चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें खेल सपोर्ट करते हैं, एक ऐसी है जिनमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको वो सर्च करनी है जिनमें सपोर्ट करता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल। खेलों से इंद्रियां मजबूत होती हैं, नो डाउट। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, बिल्कुल ठीक। खेलों से इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। मैंने बोला ऐसे आंसर सर्च करो कि या तो नई वाले को ढूंढ लो या अपने वाले को ढूंढ लो। तो हम वो सोच रहे हैं कि इनमें कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो निभाते हैं उनको अलग कर देंगे, बचा हुआ आंसर हो जाएगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, बिल्कुल ठीक बात। खेल कर बच्चा नए नए कौशल, सामाजिकता और अन्य कौशल, अपने शरीर को इम्प्रूवमेंट करने वाले तमाम कौशल गेन करता है। एक ऑप्शन ये वाला कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का सुखद तरीका है मान लिया, लेकिन बच्चा या कोई भी और समय बिताने के लिए खेल नहीं खेलता। हम खेल खेलते हैं एंटरटेन करने के लिए, हम खेल खेलते हैं इंद्रियों के विकास के लिए। समय बिताने का तरीका खेल नहीं है, इसलिए एक महत्वपूर्ण भूमिका ये नहीं है इसकी, ये वाली। बाकी ये वाला और ये तीनों हैं, तो इनको गलत कर देते हैं।
अब क्या देखा हमने, आंसर मिल गया ये वाला, लेकिन हमने एक चीज़ और जान ली कि अगर खेल के बारे में पूछेंगे तो खेल से शरीर में निपुणता आती है, बिल्कुल ठीक। खेल से इंद्रियां होती हैं, बिल्कुल ठीक। और खेल से नए नए कौशल हासिल होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक जवाब है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, आप क्लासरूम में हैं और आप बच्चों से गंभीर रूप में आप कौन सा प्रश्न आप देंगे जिससे बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे। गंभीर सोचना बच्चों को, तो आपने बच्चों से पूछा क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, शायद सही जवाब देखो, टिक देखो, आप इस टिक पे मत जाओ, मैंने कहा इसके ऊपर मत जाओ, ये गलत कर दिया किसी ने। सही आंसर देखना है आपको। क्या आप क्लासरूम के अंदर हैं, अपने आप को क्लासरूम के अंदर मान लीजिए, इससे और अच्छा तरीका नहीं है क्या आप इसका आंसर निकाल पाओ। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, शायद मैं पूछूं सही जवाब क्या है, इससे बच्चा बिल्कुल गंभीर नहीं सोचेगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ थोड़ी गंभीरता आएगी और विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं पहले दूसरे को छोड़कर तीसरे चौथे विचार करता हूँ। आपने कोई कंडीशन दे दी और बोला कि आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, पहला। और दूसरा, आपने बोला विभिन्न तरीक़ों से आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा और बोला बच्चों मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए आपने बोला और कहा इसका एक मेथड तो ये हो गया, इसके 2-3 मेथड और हैं क्या, और तरीक़ों से कैसे सॉल्व करोगे। तो जब आप बच्चे से ये बोलोगे तो गारंटी में उसे गंभीर सोचना पड़ेगा, गारंटी उसे गंभीर सोचना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हम आंसर अपना मानेंगे, हम उस आंसर के साथ जाएंगे जो वास्तव में बच्चों को हम क्लासरूम में हों और गंभीर सोचने मजबूर कर दे। जब हम बच्चों से कोई किया हुआ कार्य, सीखा हुआ कार्य जो उन्होंने एक तरीके से सीखा है, उसके विभिन्न तरीके पूछते हैं तो बच्चे को दिमाग चलाना पड़ता है। इट मीन्स 4th वन इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो वो समझ लीजिए, जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग बोला जाए तो परंपरागत टीचिंग जो हमारी चल रही है, उसे बोला गया है, उसे ही कहा गया है क्या, उसे ही कहा गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जहाँ पर क्या बताया जाता है, जहाँ पर बच्चे को कहा जाता है कि वो अनुभव से सीखे, अनुभव ज़्यादा माना जाता है। यानी परंपरागत जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है, ठीक है, और उसमें ये कहा गया है, ये भी बोला गया है कि बच्चा अनुभव से सीखे। तो प्रोग्रेसिव जो प्रगतिशील शिक्षा है वो अनुभव पर बल देती है। तो दूर मत जाइए कि समाज से अनुभव कैसा मिल सकता है या आपको बाहर से अनुभव कैसा मिल सकता है, आपको क्लासरूम के अंदर आपसी बच्चों से अनुभव कैसा मिल सकता है, ये सब उसमें प्रमोट किया जाता है। तो दूर मत जाइए और प्रोग्रेसिव एजुकेशन अगर आपको मालूम है तो तुरंत आप आंसर टिक कर दोगे। इनमें करके सीखना देख लो, करके सीखना किसी और में दिया है, देखिए ज़रा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। अब देखो, करके सीखना ये बच्चे को स्वयं अनुभूति देता है लर्निंग की। परियोजना विधि ग्रुप में करने के लिए है ना, प्रोजेक्ट करता है जब वो, और सहयोग से सीखना। ये तीनों ऊपर जो मेथड दिए गए हैं ये प्रगतिशील शिक्षा के सबसे अच्छे उदाहरण क्यों हैं, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा, मैंने क्या बोला आपको, प्रगतिशील शिक्षा एम्फसाइज करती है या आपको बताती है कि एक्सपीरियंस बच्चे का जो है वो ज़्यादा बच्चे के टैलेंट को बाहर निकाल के लाएगा। और इन तीनों में बच्चे को एक्सपीरियंस के लिए बोला गया है। ओके, तो वील गो द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन 7 पे अगर हम आते हैं, एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर आपको अभी समझ में आ गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का मीन क्या है, तो उन्होंने पूछा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इनमें से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अगर आपको मालूम है प्रगतिशील शिक्षा का मतलब तो तुरंत बता देंगे आप। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव सीखते हैं, बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं तो अच्छी बात है, पर स्कूल की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं मानेंगे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक, प्राकृतिक और दुनिया को प्रतिबंधित करे या जीवन शिक्षा शिक्षक है। तो मैंने आपको जो बोला, प्रगतिशील शिक्षा को अगर आप फोकस करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्योरिटी में सोचना है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक, प्राकृतिक और दुनिया को प्रतिबंधित करे। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे को सोशलाइजेशन के बारे में और नेचुरल
वर्ड के बारे में मालूम चले और वो खुद वहाँ से सीखे। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो फोकस करती है उन सारी बातों पर जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है। वो फोकस करती है उन सारी बातों पर जो बच्चे के अंदर के टैलेंट को, इनर टैलेंट को डेवलप करता है। इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आप स्वयं करके सीखने को प्रभावित बोलेंगे। जब जब स्वयं करके सीखने की बात आएगी, जब जब लोगों के बीच में जाके उनके साथ रहकर सीखने की बात आएगी, टीचर का योगदान जहाँ कम हो जाएगा, दैट इज़ प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो थर्ड आंसर ठीक होगा इसका। 8वें पे आते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग का तो मोरलिटी देख लो, नैतिकता वाली, ठीक है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग दिया हो सकता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, छोड़िए। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच संबंध स्थापित करता है। नैतिक वाली बात ये हो सकती है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। मैं मना नहीं करूँगा, 4th वन भी आपका हो सकता है। तो आपको एक तो आपने छोड़ दिया। अब इन्होंने पूछा क्या है वो समझिए। इन्होंने पूछा है कोहलबर्ग के सिद्धांत योगदान के रूप में किसे मान सकते हैं? तो आपको याद होगा कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए थे अपने नैतिकता को लेकर, वो चारों सिद्धांत उन्होंने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या प्रभावित होकर दिए थे। किससे प्रभावित होकर? कोहलबर्ग प्रभावित हुए थे संज्ञानात्मक विकास जो हमारे जीन पियाजे ने दिया था उससे। तो संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि कोहलबर्ग प्रभावित थे संज्ञानात्मक विकास से और उसी में एड ऑन किया उन्होंने अपनी नैतिक विकास की चरण, तो ऊपर वाला ऑप्शन ही सही होता है, कहीं जाने की नीड ही नहीं है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को लेकर और नैतिक प्रथा को लेकर दोनों के बीच में कोरिलेशन किया है, कोरिलेटेड किया है कोहलबर्ग ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आगे मैंने आपको बताया था, ये जो आपको बताया गया है वो सब आपको यहाँ मिल रहा है। समझिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है, बताया था मैंने आपको। जब बच्चे जो कार्य कर लेते हों और जो कार्य नहीं कर पाते हों, उन दोनों के बीच में सब सहयोग से जो कार्य कर जाएं। एक कार्य बच्चे अकेले नहीं कर पा रहे और दूसरा कार्य वो मतलब एक कार्य कर पा रहे हैं, सॉरी, एक कार्य बच्चे जो स्वयं कर लेते हैं और एक दूसरा कार्य जो वो नहीं कर पाते। लेकिन बीच की अवस्था क्या है, जब जो नहीं कर पाते वो किसी के सहयोग से कर लें। जो नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम जोड़ की अवधारणा बता चुके हैं, बच्चा 1 अंक वाला जोड़ कर लेता है लेकिन 4 अंक वाले या हासिल वाले जोड़ नहीं कर पाता। तो जो जोड़ कर लेता है 1 अंक वाला वो पहली अवस्था हो गई, और जो हासिल वाला जोड़ नहीं कर पाता वो दूसरी अवस्था हो गई, वो तीसरी अवस्था हो गई। इसके बीच में भी एक स्टेज आएगी, कब? कि हासिल वाले, क्योंकि जोड़ की अवधारणा बच्चा जानता है, तो हासिल वाले जोड़ को बच्चा टीचर के या माता पिता के सहयोग से अगर कर जाता है तो उसका ये विकास का क्षेत्र जो है वही JPD कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक संदर्भ जो बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो सहयोग की बात यहाँ की गई है। बाकी आप देखें किसी में सहयोग करने की बात नहीं आई है, पढ़ के देख लीजिए। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, बिल्कुल नहीं। उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता, बिल्कुल नहीं लेता। इसमें तो बच्चा सहयोग से सीखता है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, बिल्कुल नहीं, सहयोग दिया जाता है। मैंने क्या बोला? सहयोग दिया जाता है। जो कार्य वो स्वयं कर लेता है, जो कार्य वो नहीं कर पाता है, उसके बीच में एक ऐसा चरण है जहाँ वो सहयोग से वो ना करने वाला कार्य भी कर जाता है, तो उसे बोलते हैं ZPD। बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बच्चे को कभी ये ना मानो कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता। वो कर सकता है, अगर एक धारणा क्लियर है तो उससे रिलेटेड ना जानने वाली भी धारणा वो कर सकता है, बट बशर्ते सहयोग देना है आपको। अगला, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? उभयलिंगी समझिए क्या मतलब है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समावेश होता है, मान सकते हैं। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, छोड़िए। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका को पालन करता है, ये उभयलिंगी व्यक्तित्व। समाज में रूढ़िवादी, अगर हम इसकी बुराई कर रहे होते, अगर हम इसको बेकार बोल रहे होते, अगर हम कह रहे होते उभयलिंगी व्यक्तित्व सही नहीं है, उसका जीवन गलत है, तो रूढ़िवादिता होती। यहाँ कोई रूढ़िवादिता नहीं है। अब किसी का उभयलिंगी कोई है भाई, मोनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो है, मान लो कहने का अच्छा मेल फीमेल है ना, कोई उभयलिंगी जेंडर है तो आप उसको उभयलिंगी बोलोगे। ये दो जो क्यों नहीं है, रूढ़िवाद का मतलब होता है कि आप उसको कुछ गलत नज़र से देख रहे होते जो चला आ रहा है। जबकि अब देखिए ऊपर 1-2 में समझिए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, बिल्कुल ठीक है। एंड्रोगाइनस यहाँ समझिए, गायनस जो वर्ड है गायनी, इससे समझ लीजिए। एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, गायनी जो वर्ड है वो हमेशा लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। समझिए मेरी बात को। इन्होंने बोला है मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन, वो उभयलिंगी नहीं होता। जो स्त्री के लक्षण है उसके अंदर, लेकिन है क्या?
पुरुष, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। तो जो गायनी वर्ड है वो बता रहा है अपने आप में उभयलिंगी व्यक्ति वो होगा जिसके अंदर स्त्री की प्रायोरिटी ज़्यादा होंगी, तो स्त्री के लक्षण हैं और पुरुषों के रूप में वो माना जाता है, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। जान लीजिए, लक्षण स्त्री के ज़्यादा होंगे, माना जाएगा पुरुषों के रूप में। तो द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 11वां, इनमें से एक ऐसा है जिसके द्वारा, जिसे छोड़ दो, बाकी में बच्चों को लिंग में मतलब मेल फीमेल की बातें बताई जाती है, मेल फीमेल में बांटा जाता है। तो मीडिया बिल्कुल मीडिया जो हमारी है वो मेल फीमेल क्यों डायवर्जन है, उसमें आप देखेंगे वो मीडिया के द्वारा ही तमाम न्यूज़ पहुंचती हैं, या मीडिया के द्वारा ही बातें बताई जाती हैं कि एक महिला ने ये किया या एक पुरुष ने ये किया, एक महिला ने वो कमा लिया, एक पुरुष ये नहीं कर पा रहा। ये मीडिया इसको प्रमोट करती है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। मतलब एक है ऐसा जहाँ लिंग की बात नहीं होती, उसकी बात करेंगे हम। सामाजिकरण, समाज ने तो दिया ही है महिला पुरुष, इसको भी नहीं मानेंगे। कल्चर में भी महिला पुरुष काउंट है। ट्यूशन जो आप लेते हैं वहाँ नोट करेंगे एक टीचर के तौर पे आप भी और बच्चे भी, ट्यूशन में कभी कोई ये नहीं कहता कि लड़कियाँ और लड़कों में भेदभाव किया जाए, लड़कियाँ और लड़कों को अलग अलग ट्रीट किया जाए, या लड़कियों को अगर हमने 2 सवाल दिए तो लड़कों को 4 सवाल दिए जाए ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने इस ऑप्शन को गलत करवा दिया, और अगर आपकी ऐसा करते होंगे तो आपकी मानसिकता भी जाएगी कि हम तो करते हैं भाई, हम तो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। एक टीचर कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता। क्लासरूम के अंदर जेंडर बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ट्यूशन इज़ द सिंगल आंसर, यही आंसर सही होगा, ट्यूशन के साथ जाएंगे। अब आता है मानकीकृत परीक्षण। समझे ज़रा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं। मैं आपको पहले मानकीकृत परीक्षण बता दूं। मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ होते हैं और माने गए विश्वसनीय होते हैं, है ना, वैधता होती है इनकी, मानकों पे खरे उतरते हैं। पर इनने एक आलोचना की है, वो आलोचना समझें। इनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं साहब, नो। भाषा समझ जाते तभी तो मानकीकृत है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, परीक्षण बहुत बड़ी आबादी पर भी लागू किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर देते हैं, लेकिन एक चीज़ छूट जाती है, समझे मेरी बात। जो बच्चे जानते हैं उनकी क्षमता निकल के आ जाती है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्यों है समझिए, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य धारा में जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनको आप अगर मान लो इसमें आप मानकीकृत परीक्षण में अगर बच्चा परेशान होकर घर से आया है, या वो तनाव में रहता है, या कहीं कष्ट है उसे, लेकिन आपका टेस्ट अगर है, उस टेस्ट पर अगर वो खरा नहीं उतरता तो आप उस दिन उसकी परेशानी रही हो उसे काउंट नहीं करते, आप उसे बेकार मान लेते हैं। आप ये, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि बच्चे जो परेशान भी हो सकता है, बच्चा कष्ट में भी हो सकता है, तो आप उसको भूल जाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जब आप उसे भूल जाते हैं तो क्या पाते हैं, जो मुख्य धारा के लोग हैं आप उनको प्रमोट करते हैं और एक ही चीज़ को आप आगे ले जाते हैं, तो आप पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षण पक्षपाती हैं। पक्षपाती क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एक ही पक्ष को प्रमोट करते हैं। गॉट इट। तो हम 12th के साथ जाएंगे, ठीक है, 12th का पहला लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक आलोचना है इसकी कि ये अगर टेस्ट आपने लिया है, आप लैंग्वेज ईजी है आपकी, बड़ी आबादी पर लागू कर रहे हैं, बच्चे की योग्यता निकाल पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन बच्चा परेशान है उस दिन आपने वो टेस्ट ले लिया और वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज वही होगी कि वो अच्छा नहीं कर सकता, समझिए। तो इसलिए मानकीकृत परीक्षण एक मुख्य धारा की संस्कृति लेके चलते हैं, इसलिए पक्षपाती माने गए हैं। अगला, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, सिंपल, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अपने आप सोच के देखें आप, मैं नहीं बोलूँगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बहुत सारी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षा सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अब अपने आप सोचें, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में कार्य करती है, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है और ज़्यादा विचार नहीं करते इस पर, है ना। बुद्धि कई प्रकार की होती है, आंसर ठीक है हमारा। आगे बढ़ते हैं 14वें पर, समझने का प्रयास करेंगे। 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, समझे मेरी, अच्छा क्वेश्चन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब मेरी बात समझे, मैं आपको दोनों में एक अंतर दे दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग गलती कर देते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, बताना था मुझे आपको वीडियो के थ्रू, पर यहाँ पर आ गया तो मैं आपको बता दूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है सीखने के लिए अधिगम, और ऑफ सीखने का अधिगम। एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं आपको। कोई हलवाई या कोई शेफ़ अगर खाना बनाता है और बीच में खाने को चेक करता है कि स्वाद कैसा आ रहा है, बीच में, अभी पूरा नहीं बना है, मतलब अभी उसने टाइम पूरा किया है, अभी वो लोगों के सामने उसने सर्व नहीं किया है उसे, तो जब उसने वो टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद क्या पाया, टेस्ट करने के बाद पाया कि भाई नमक कम था, तो उसका जो टेस्ट करना है
बीच कार्य में टेस्ट करना, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए अधिगम, कि अगर कहीं कमी रह गई तो सीख लूँ, है ना, चेक कर लूँ। तो सीखने यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग में अब वो चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, नमक कम है नमक बढ़ा सकता है, और कोई मसाला कम है मसाला बढ़ा सकता है। तो ये एग्जांपल है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। जब बच्चे को आप बीच में क्लासरूम में असेस कर रहे होते हो, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, तब आप उसे टोक सकते हो और उसे चेंज कर सकते हो, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब मान लीजिए उसने खाना बना के सर्व कर दिया, सबके सामने पहुंच गया, अब लोग खाने लगे। अब खाने के बाद अगर कोई बोलता है कि उसमें मिर्च ज़्यादा थी या वॉट एवर जो भी कमी थी, तो आप वहाँ जाके मिर्च और नमक या हल्दी या वो नहीं डालोगे, क्योंकि अब आपने उसे परोस दिया है, आपका कार्य पूरा हो चुका है, अब उसमें परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, कि वो क्या सीखा खाना बनाने के बाद, जो उसने किया, जो खाना सर्व किया उसमें कितनी क्वालिटी थी, वो कितना अच्छा रहा, ये उसका आकलन हो रहा है। अब क्लासरूम में आते हैं, अब आपने बच्चे के टोका चेंज कर दिया, परिवर्तन बच्चों में ले आए। अब बच्चे का मान लीजिए आपने फाइनल रिपोर्ट कार्ड बना दिया, बन गया, और बच्चे के मार्क्स 2 सब्जेक्ट में कम आए, वो फेल हो गया। तो अब आपने उसका आकलन कर लिया, अब आप उसे चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है बिटवीन, पूरे टाइम चलता है, वो एक दिन में, महीने में, हफ्ते में हो सकता है। और ऑफ लर्निंग होता है वो जो चलता है कहाँ, जो चलता है आपके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो आप डेली बेसिस बच्चे का वो कर रहे हो असेसमेंट, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप चेंज की गुंजाइश रखते हैं, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपने बच्चे को एक होमवर्क दिया और आपने एसेस कर लिया, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका, आप उसे परिवर्तित करें, बेटा ऐसे ऐसे करो, आप उसको वहीं रिमेडियल टीचिंग दे रहे हैं, वहीं निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, जो डेली चलती है, हर दिन क्लास में चलती है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जो फाइनल एग्ज़ाम के बाद चलती है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। एक टीचर अगर बच्चों को बाहर भ्रमण पे ले जाती हैं और बाहर घुमा के लाती हैं, तो बच्चे के किस पक्ष को जो मजबूत कर रही हैं, वो बच्चे के सीखने के लिए आकलन करवा रही हैं। मतलब बच्चा बाहर घूम रहा है, वो सीखेगा और टीचर उसे ऑब्जर्व करेंगी, और ऑब्जर्व करेगा उसमें वो चेंज कर सकती हैं कि भ्रमण पे आपने क्या क्या देखा, बताइए आपने क्या क्या। तो बच्चा जो बताएगा उसमें कमी होगी, टीचर इम्प्रूव कर देंगी। वहीं अगर फाइनल रिपोर्ट कार्ड छप गया, हो गया फाइनल, नंबर दे दिए, कॉपियाँ चेक हो गई, अब आप जो बोल रहे हो दैट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। तो अब समझ में आ गया हो, तो अब आइए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फोकस करिए, समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब करता है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, उपलब्धि स्तर को जानने के लिए बच्चा सीखने का आकलन करता है, सीखने के लिए आकलन नहीं करता वो टीचर। बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में, समझिए, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने के लिए आप सीखने के लिए आकलन करते हैं। सीखने का आकलन आप ज़रूरतों को जानने के लिए नहीं करते हैं, परिवर्तन लाने के लिए नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। समझे मेरी बात को? आवधिक अंतरालों पर बच्चे का प्रदर्शन का आकलन और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। अब समझिए, यहाँ दोनों बात हो रही है, आप उनको सर्टिफाई भी कर रहे हैं और उनको चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। अंतरालों पर क्या कर रहे हैं आप? जहाँ सर्टिफाइड कर दिया वो सीखने का आकलन, जहाँ चेंज कर रहे हैं वो सीखने के लिए आकलन। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, कोई टिपिकल नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ पर ठीक है, क्यों ठीक है? यहाँ दोनों की बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है कि आप उसका प्रदर्शन भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे सर्टिफाइड भी कर रहे हैं। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल बनने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने। ये पूरा ये सीखने के लिए में आएगा, इसमें सीखने का है ही नहीं। सीखने का आकलन तो तब है जब जो नाम से समझो, सीखने का आकलन, जब जो सीखा उसके लिए आप उसे सर्टिफाइड कर रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सीखने का आकलन कर रहे हो, ठीक है। तो थर्ड वाला बिल्कुल ठीक होगा। ओके, थर्ड इज द राइट एंड द परफेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 15वें वाले पे। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, जो सीसी है आपका, उसमें 4 में से कौन सा सीसी पैटर्न जो लागू हुआ है वो क्यों लागू हुआ है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिगम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल ठीक है।
हमें नहीं वाला खोजना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल ठीक है। सी अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल ठीक है। तो अपने आप 3 सही है, तो गलत कौन सा हुआ? ये। सी द्वारा आप खराब, धीमे और बुद्धिमान बच्चों को चिन्हित नहीं करते हैं। सी कभी ये नहीं बोलता कि बच्चे की IQ लेवल चेक करने के लिए। सी इसलिए लागू नहीं किया गया कि आप बच्चे को खराब, बुद्धिमान और अलग कैटेगरी में बांट दो। सी तो इसलिए लागू किया गया ताकि आप विचार करें, हर बच्चा अपने आप में स्पेसिफाइड है। आपके उसके हर पक्ष को अगर बढ़ाना है, आपका अगर उसका हर पक्ष आपको अच्छा करना है, तो आप इस सी द्वारा उसके हर पक्ष को बढ़ा सकते हो। CCE पैटर्न तो इस धारणा को दूर करने के लिए लागू किया गया कि हर बच्चा अलग अलग बुद्धि वाला है, उसको नहीं, मंद बुद्धि को नहीं पढ़ाया जा सकता, या कम बुद्धि वाला नहीं सीख सकता। ये पहले की धारणाएं थी। वर्तमान में हर बच्चा सीख सकता है, ये धारणा लेकर CCE लागू किया गया। तो आपका थर्ड वन वाला ऐसा है जो इस पर नहीं लागू होता। ओके, फोर्थ वन, सॉरी। तो वील गो द फोर्थ आंसर, गॉट इट। चौथा हमारा इसका आंसर होगा, ठीक। अच्छा, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता, गिफ्टनेस जो है, गिफ्टेडनेस, उसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, समझिए। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, बिल्कुल हो सकता है। सफल माता पिता, बिल्कुल हो सकते हैं। अनुशासित दिनचर्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अब एक बार समझे, मैंने कई बार आपसे बोला है, क्या ये तीनों ऑप्शन 2, 3, 4 पहले में नहीं आ रहे? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, क्या ये तीनों संसाधन समृद्ध वातावरण में आ गया? सफल माता पिता आनुवांशिकता में आ गए। अनुशासित दिनचर्या वातावरण में आ गया। तो जब तीनों ऑप्शन हमारे पहले वाले में आ रहे हैं, तो इन तीनों को ना मानकर किस पे जाते हैं? हम पहले पे जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जितने ऑप्शन को कम करोगे, इनमें से बहुत से लोग अनुशासित दिनचर्या विचार कर सकते हैं, अरे ये हो सकता है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ये तीनों हो सकते हैं। पर पहले वाला तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तीनों का जो मिला जुला रूप है वो पहले वाले में दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 16 हो चुका, 17 पे आते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, वही वंचित वर्ग वाले बच्चे जो पहले भी एक क्वेश्चन में 2016 के पेपर में बता चुका हूँ आपको। वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं। अब आप उनको किस कक्षा के माहौल में, क्या मतलब अपनी कक्षा के माहौल में क्या दे सकते हो? अच्छा व्यवहार सिखाओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं, बात करते हैं, मना नहीं करूँगा मैं। उनकी भाषा को हतोत्साहित करूँगा, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर बांटूंगा, बिल्कुल नहीं बांटूंगा। वंचित वर्ग के बांट दो तो और गंदा फील करेंगे। वंचित वर्ग बता चुका हूँ मैं आपको। वंचित वर्ग का मतलब जो बेचारे रोज़ मेहनत करने वाले परिवार के बच्चे होते हैं, जो झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, जिनको वास्तविकता में शिक्षा की नीड होती है, वंचित वर्ग तो वो है। उस वर्ग के बच्चों को आप क्या करोगे? अब समझें, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाओगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर आप उनके संस्कृति, जिस संस्कृति को चल के आ रहे हैं और जिस भाषा को लेके आ रहे हैं, उसको महत्व दे दो और उनका उपयोग करवा दो, तो आप बिलीव मानो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। हमेशा मैंने कहा है कि अगर जिस क्षेत्र में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्षेत्रीय भाषा का अपोज मत करो। नई भाषा सिखाना चाहते हो तो क्षेत्रीय भाषा को भी यूज़ करो। आप बच्चों से ये नहीं बोल सकते, जब आप उनकी भाषा का विरोध करोगे उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ने में। उनकी भाषा को लेकर अपनी भाषा को जोड़ दो। तो यही बताना चाह रहा हूँ, उनकी संस्कृति जो है, जिस परिवार से वो आते हैं, जिस परिवेश से वो आते हैं, और उनका भाषाई ज्ञान जो है, उसको अगर आप प्रमोट कर दोगे, ऑटोमेटिकली बच्चा लर्निंग करने लगेगा। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। तो सामाजिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की पृष्ठभूमि के लिए आपको उनके सामाजिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन है, टैलेंटेड हैं, क्या करना चाहिए आपको? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके उपयोग करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर अतिरिक्त समय देना उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो टैलेंटेड है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अतिरिक्त समय दे सकते हैं आप। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर प्यार करना गलत नहीं है, पर इसे आप आवश्यक हस्तक्षेप नहीं बोल सकते। बच्चों से आप जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली या क्रिएटिव है उनसे ही प्यार करेंगे। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, जो आपकी क्लास में कमज़ोर हैं, प्यार तो उनको भी चाहिए, गलत करते हैं इसको भी। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देकर, ये और पहला सोचते हैं आप, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, और दूसरा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। अब समझें आप,
बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा क्रिएटिव है, तो अगर आप उसे निर्देशन देते हैं या आप उसके साथ कॉपरेशन वाला माहौल दे देते हैं तो अपने आप वो आपकी बात को मानकर छोटे बच्चों को पढ़ा भी लेगा। यानी चौथा ऑप्शन वो पहले से पूरा हो जाएगा। तो आपको उनको मोटिवेट जो आपका स्टिमुलस है, जो आपको उन्हें अनुकूलन देना है, जो आपको उनको इफ़ेक्टिव लर्निंग करने के लिए और प्रेरक निर्देशन देना है, वो आपको देना है। आपको ये नहीं ध्यान करना कि वो तो सृजनात्मक है या वो तो प्रतिभाशाली है, अपने आप कर लेगा। प्रतिभाशाली बच्चे को और मोटिवेट करो ताकि वो और अच्छा कर पाए। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं था, चौथा वाला पहले वाले में आ गया। तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन। एंड 19th पे आते हैं। समझिएगा, एक बच्चा है बेचारा, बहुत सेंसिटिव है, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है, अति संवेदनशील बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। आपको 3 तरीके ऐसे हैं जो अति संवेदनशील बच्चों में आपको देने हैं, एक को नहीं देना है। एक, कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। बिल्कुल, अति संवेदनशील बच्चा है, नहीं समझ पा रहा, अटक गया किसी कार्य पे आके, तो बड़े कार्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, करवाओ उससे ही, हो सकता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, आप उन्हें लर्निंग के नए नए तरीके दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। जितने भी अति संवेदनशील बच्चे हैं, अगर उनको आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा लेते हो तो आप क्या पाओगे, उनकी संवेदना वहाँ और निकल के आती हैं। वो धीरे धीरे अपने नए नए रूप को आपको दिखाएंगे। ना बोलने वाला बच्चा ही बोलता है गेम खेलते में, ना बोलने वाला बच्चा भी गेम खेलते वक्त खूब बोलता है अपने ग्रुप में, ये भी ठीक है। अब एक है, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, ये गलत होगा। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है, संवेदना ज़्यादा है, फटकार लगाएंगे ड्रॉप आउट हो जाएगा, स्कूल आना छोड़ देगा। और ऐसे ही बच्चे स्कूल आना छोड़ते हैं। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका कारण क्या है? ड्रॉप आउट बच्चों का कारण ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते, आपकी टीचर की स्किल्स, टीचर की टेक्निक कहीं ना कहीं मिस हो गई। टीचर उनके इमोशन अटैच नहीं कर पाया, टीचर उनको समझ नहीं पाया, घर में परिवेश में वो क्या कर रहे थे, घर में उनके माँ बाप किस तरह बिहेव कर रहे थे, आपने कभी पूछा नहीं। और जब आपने नहीं पूछा तो उनको आपसे जो उम्मीदें थी वो धराशायी हुई, और वो समझ गए पढ़ाई की वैल्यू कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे इमोशन को नहीं समझेगा वो हमें क्या पढ़ाएगा। ये उनकी मानसिकता है। छोटे बच्चे केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका वैल्यूबल नहीं है कि आपने बौद्धिक विकास करा दिया। बौद्धिक विकास का पहला चरण मेरे अकॉर्डिंग है उनका भावनात्मक विकास। आप उनकी भावनाओं को जोड़िए, बौद्धिक विकास अपने आप हो जाएगा, ये बाद का चरण है। ओके, तो हम आते हैं किस पर, हम आएंगे चौथे वाले पे। चौथा हमारा इसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, और वैसे आंसर गलत है, ठीक है। अगला, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच, नए नए तरीके किन बच्चों के करेंगे? विकलांग को आप अलग तरीके से पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। डिसलेक्सिक पर्सन, जो बच्चा पठन संबंधी विकार से पीड़ित है, उसे अलग तरीके से पढ़ाओगे? क्यों पढ़ाएंगे? अलग सोच, नए तरीके, नए पैटर्न, सिंपल सी बात है, क्रिएटिव बच्चे को देंगे हम। मैंने बोला ना, क्रिएटिव बच्चे को आप क्या दे रहे हो? क्रिएटिव बच्चे को आप वो दो जो कोई नहीं दे रहा। आपको क्रिएटिव बच्चे को क्या देना है? नए नए तरीके देने हैं, नए नए पैटर्न देने हैं। क्रिएटिव बच्चा तब अच्छा करेगा ना। ओके, तो आपका इसका होगा 20 का थर्ड आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 21। 9 क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, आज ही ख़त्म करता हूँ ये पूरे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? अब मेरी बात समझे, ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें 3 गलत 1 सही है। ये चौथा क्वेश्चन आया है जिसमें 3 गलत है 1 सही है। अब से जो 21 पे हम पहुँच गए हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि नहीं करता या नहीं करता, 3 सही 1 गलत। तो विचार कीजिए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो है सही तरीका। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल ठीक है, गलतियों को ईमानदार से बताओ उन्हें। सोच विचार परीक्षणों में विभिन्न उत्तर वाली शब्दावली का प्रयोग करना। अब समझिए 3 हो गए सही। तो ये गलत क्या हुआ? ये गलत इसलिए हुआ, यानी इसके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन आंसर ये ठीक है। अब समझें, अच्छी कक्षा का मतलब क्या है? बच्चों की समस्या, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न। मैंने आपको कन्वर्जेंट थॉट बताया था, कन्वर्जेंट चिंतन बताया था मैंने आपको। कन्वर्जेंट चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या थी? जब आप एक सिंगल डायरेक्शन में सोच रहे होते हो। सिंगल डायरेक्शन, मैंने पूछा आपसे बाल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों से पूछा, सॉरी, आंसर आया 2 अक्टूबर। कुछ सोचना पड़ा। सिंगल थिंकिंग, सिंगल डायरेक्शन, ये कन्वर्जेंट थॉट था।
तो कन्वर्जेंट थॉट जो होती है वो समस्या हल करने के तरीके का सही वर्णन नहीं करता। यानी ऐसे क्वेश्चन जो सिंगल आंसर वाले हैं, जिनका आंसर उन्हें एक जवाब देना है और कुछ विचार नहीं करना है, ऐसे प्रश्न कभी भी समस्या को हल नहीं करते। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये तीनों सही हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए याद रखिए कन्वर्जेंट थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जो आते हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक संवेग है, इमोशन कौन सा है, देख के बता दोगे आप। मेमोरी इमोशन है, डर इमोशन है, ध्यान इमोशन है, या उत्तेजना इमोशन है। उत्तेजना से तो इमोशन आते हैं, इमोशन नहीं, इमोशन इससे आते हैं, ध्यान इमोशन नहीं है। डर एक इमोशन है, डर एक इमोशन है, डर एक भावना है कि नहीं, डर एक संवेग है कि नहीं, तो इसलिए डर एक इमोशन है। 22वां हो गया पूरा। 23वें पे आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक 3 साल का बच्चा बताता है, एक 3 साल का बच्चा क्या बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। उसने बताया कि 3 साल का बच्चा है, सोच लीजिएगा। अब 3 साल का बच्चा अगर आपसे बोल रहा है कि दूध बूथ से दूध मिलता है मशीन से, तो इसका मतलब क्या है? बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण आप क्या बताओगे? इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे ने देखी होगी या बच्चे की समझ बता रही होगी? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है शायद, लेकिन इससे आप ये जज नहीं कर सकते। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रिय वातावरण प्रदान नहीं करता, तो गाय को कभी नहीं देखा, ये इससे नहीं बोल सकते हम। परिवार प्रदान नहीं करता, ये नहीं बोल सकते। अब बचे 2। एक 3 साल का बच्चा है, अगर 3 साल का बच्चा अगर आपसे कह रहा है अंकल आप या सर आपको मालूम है दूध बूथ से, यानी दूध बूथ से एक मशीन दूध उत्पादन करती है, तो वो कहीं ना कहीं देख कर आया है उसके माता पिता ने या उसने परिवार के किसी मेंबर के साथ जब वो गया होगा और उसने देखा होगा तब आपको बताया होगा। अगर कोई बच्चा आपको बता रहा है आपको मालूम है लंगूर पूँछ मारता है या लंगूर पूँछ मार देता है, तो कब बता रहा होगा? वो पूँछ मारता हुआ 3 साल का बच्चा है, जब उसने उसे पूँछ मारता हुआ कहीं देखा होगा। तो इसका परफेक्ट तरीका आंसर पहला भी हो सकता था, लेकिन हम जाएंगे इसके साथ क्योंकि उसका खुद का अनुभव है। वो खुद मीन्स वो खुद दूध खरीदने नहीं गया है, कोई साथ में गया पर उसने देखा है खरीदते हुए। दैट्स वाई ही इज़ गिविंग द राइट आंसर। ठीक है, तो हम आएंगे सेकंड वाले पे। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन से क्या मालूम चला? स्व अनुभव से कम उम्र के बच्चे बताते हैं, वो उनका अनुभव आपको काउंटर करना है, वही आपको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, अब आते 24 पर। इनमें से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 में से कोई एक, जहाँ टीचर अच्छा कार्य कर रहा है। कक्षा की में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना हो सकता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। सबसे अच्छा वर्णन तो नहीं करती ये चीज़। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये है, पर अच्छा वर्णन नहीं करती। ये भी है, लेकिन अच्छा पाठ्यक्रम वाली बात तो इतना सोचो ही मत आप। कक्षा में शिक्षक की पहला बचा महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना या आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बिल्कुल देखिए अब समझिए, इसमें टिक पहला है नहीं, ये सही है। जहाँ वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। पढ़ा दिया, अब दे दिया स्पेस, जाओ बेटा जाओ, अपने आप बातचीत करो, पूछताछ से सीखो। तो जहाँ बच्चे इंक्वायरी करते हैं, जहाँ बच्चे डिबेट करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, लर्निंग का मुकाबला नहीं है, लर्निंग का मुकाबला नहीं है। तो फोकस क्या करना है आपको? अब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि अपने पूछताछ के माध्यम से सीख रहे हैं, लर्निंग ऐसी चल रही है उनकी। ओके, चौथा आंसर सही होगा। 25वां, इनमें से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को, समृद्ध मतलब मीन ये मानिए जहाँ पर क्लासरूम रिच लर्निंग है, रिच लर्निंग समझिए। पहला, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे है। ये तो बेकार है भाई, बच्चों की पहुंच से परे ना हो तो खूब लगा लो आप, परे है तो क्या फ़ायदा उसका। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, ओपन एक्टिविटी कॉर्नर आ गए, वही जो मैंने ऊपर वाले ऑप्शन पढ़ा है। ओपन एक्टिविटी जहाँ आप बात कर सकते हैं, जहाँ आप खूब चिंतन कर सकते हैं, तो ये बाद में पढ़ेंगे। तीसरे पे आते हैं, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा हो, जहाँ सामग्री को सप्ताह के एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। सप्ताह में एक बार ला रहे हो, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ओपन एंडेड है, मौके दे दो, मौके दो। ओपन एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड एक्टिविटी मुकाबला ही नहीं लर्निंग में इनका। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, बिल्कुल नहीं पाठ्य पुस्तक वाला। तो क्या बचा?
ये बच्चा, और सुनो क्यों हुआ ये। इसमें खुली गतिविधि कोने हैं, बाल साथ रखा हुआ है, अलमारी साइड में रखी हुई है, और कभी भी ले लो, कभी उठा लो किताब, कभी उठा लो बुक। ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये कक्षा बहुत प्यारी है। जिस क्लास में आप बच्चों को मौके दे रहे हो बात करने के, लर्निंग का बहुत मटेरियल है, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, ना आने पर आपसे पूछ रहे हैं, अधिगम इतना भयंकर होगा ना, लर्निंग इतना प्रभावी होगा। टीचर करते नहीं हैं ये, उनको लगता है कॉपी किताब फट जाएंगी। अरे फट जाएंगी, बच्चों के लिए ही आई हैं, बच्चों की ही हैं। फट जाएंगी तो पेस्ट करा ली जाएंगी, और आप उन्हें समझाओगे बेटा ऐसे मत करो, केयर करो, तो फट भले जाए, उन्हें चिपका दी जाएंगी। लेकिन अगर वो चीज़ लर्न नहीं कर पाया बच्चा, तो रखी रहो उन किताबों को लाइब्रेरी, एक साल से दूसरे साल, दूसरे तीसरे, बस वो लाइब्रेरी नाम की है। जैसे बहुत से इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल होते हैं, महीने में एक बार लेके प्रैक्टिकल कराने, या महीने में एक बार लाइब्रेरी में छोड़ दिया। क्या लर्निंग हो रही है बच्चे की? बच्चे क्या फॉर्मलिटी वाली लर्निंग है ये? एक दिन लाइब्रेरी में ले गए, 1 घंटे चलिए नेक्स्ट क्लास। जैसे हमें आज भी याद है, हम क्लास 10 में थे, कंप्यूटर के लिए हमें 20 दिन में एक बार कंप्यूटर लैब पे ले जाते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे। तो क्यों नाम कर रहे हो 200 रुपये लेने के लिए? क्यों नाम कर रहे हैं स्कूल? टू टेक 200 रुपये एडवांटेज, सबको हम कंप्यूटर सिखा देंगे। क्या बस पेंट बनाते रहो? ये लर्निंग नहीं थी। लर्निंग का मीन समझिए। तो मैं आपको ये सीटेट का ये सारे क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा पर्पस सीटेट के एग्ज़ाम के साथ आपको एक अच्छा टीचर, मैं जो चाहता हूँ, जो बनना चाहिए वो बनिए। इनमें से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक की बात आ गई। अब वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी भूमिका, सबसे अच्छा वर्णन, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, ठीक है। वे अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में अनेक आवश्यक अधिक संसाधन बनाते हैं। अब आप कहीं मत जाइए, ये सोचिए क्यों दे रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। पाठ्य पुस्तक क्यों लगाई जाती हैं? टीचर पे तो सारा मैटर है, टीचर पे सारा मैटर है। पाठ्य पुस्तक क्लास के अकॉर्डिंग इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जो टीचर ज्ञानी टीचर है वो ये सोचें कि इसके माध्यम से किताब को लेके ना पढ़ाएं, भले किताब के अंदर जो चैप्टर्स हैं वही चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट देना है। मान लीजिए कक्षा 3 के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है, मान लीजिए पदार्थ दिया हुआ है, तो आप केवल पदार्थ के बारे में जानकारी दें, मतलब उन्हें एग्जाम्पल दें, ठोस को पकड़ा के, द्रव को पकड़ा के, गैस को बता के, ये चल सकता है। अब पदार्थ में आप उन्हें गैस का स्ट्रक्चर, गैस के अंदर लगने वाली आपस में अट्रैक्शन फोर्स, जो रिपल्सन फोर्स बताएंगे, तो ये कष्टकारी है। तो पाठ्यक्रम ये तय करता है कि आपको क्या कंटेंट माँ बाप को ध्यान रखना है और क्या कंटेंट टीचर को ध्यान रखना है, बाकी टीचर अपने विवेक से पढ़ा सकते हैं। तो ये इसका सही सबसे अच्छा वर्णन होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या मालूम चला आपको? पाठ्य पुस्तक आपको बताने के लिए है, बस पढ़ाना आपको ही है, अपने विवेक, अपने संज्ञान से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है, अपनी समझ से प्राप्त की है। समझ की बात आ गई, अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई, दिमाग, ब्रेन की बात कर लो, और ब्रेन का मतलब है कॉग्निटिव, ख़त्म। बाकी किसी में ऐसी, समझ का मतलब ही संज्ञानात्मक है। समझ की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, दिमाग से रिलेटेड की बात करें, संज्ञानात्मक विकास। ओके, अगला 28वां 3 क्वेश्चन रह गए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। आप कब मानोगे क्लासरूम में बच्चे मोटिवेट हैं? वे अच्छी तरह वर्दी पहने स्कूल आते हैं, अच्छी बात है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। वे सभी उपस्थिति में नियमित आते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब कोई बच्चा टीचर से ना समझ आने में पूछने लगे कि सर ये समझ में नहीं आया मेरे, या सर ये आंसर है तो सर ये क्यों है, जब वो क्यों पूछने लगे, क्यों, बस मान लीजिए हो गया मोटिवेशन। तो 4th वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। 29, इनमें से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार लाने के लिए सबसे अधिक मैक्सिमम फेवरेबल लर्निंग में? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित जानी चाहिए। मूल्यांकन परीक्षा कभी अधिगम का उपयुक्त तरीका, सबसे उपयुक्त तरीका नहीं हो सकती। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों, चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, मे भी। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षण सामग्री है, अच्छी बात है। अधिगम में सुधार लाने वाली बात ये कहीं काउंट हो सकती है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब समझिए, आप लोग दूसरा टिक करके बड़े उम्मीद से दूसरे पर जा रहे होंगे, लेकिन चौथा समझिए, जहां आप वास्तविक जीवन पर बच्चों को बात करने के मौके दो, वास्तविक जीवन में बात करें,
क्या होगा इससे? बोलने का तरीका, बोलना सीखेंगे, सुनना सीखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जब बढ़ जाएगा, अधिगम अपने आप होता जाएगा, आप केवल फैसिलिटेटर बन के खड़े रहो। तो फोर्थ वन इसका परफेक्ट आंसर है ये, और ये इसकी तुलना में कई दो पीछे है। डाउट हो, लगता हो कि आंसर नहीं हो सकता, कमेंट करें। और मैं एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे या पूछते हैं ये कि हम वीडियो देखना चाहते हैं या हमें कंटेंट चाहिए, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आपको वीडियो मिला करे, वीडियो देखो तो उसके आंसर नीचे दिया करो। आपको क्या लगता है, आप क्यों वो आंसर सोचते हो, ये किया करो, अच्छा लगेगा, वरना ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप लोग भी। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन का महत्व क्या है? बच्चों को पाठ याद करने में, शिक्षकों को निर्देश देने में, चुप्पी साधना छोड़ दो। तीसरा और पहला देखते हैं, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए, अनुशासन का मतलब ये है, ये नहीं है कभी, अपनी शिक्षा में बच्चे कैसे रेगुलर ओन लर्निंग पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो आशा करता हूँ ये 30 क्वेश्चन जो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, और जिस उम्मीद से प्रयास किया है उस उम्मीद को आप समझेंगे। सीटेट के लिए आपका 5 जुलाई को नहीं है, 25 को हो, 30 को हो, 1 अगस्त को हो, मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। क्योंकि अगर इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाद में कभी ये वीडियोस देखेंगे सीटेट देने के बाद, तब आप अपने गाल पर एक एक तमाचा ज़रूर लगाएंगे, ये सोचकर कि हमने ये अगर पढ़ लिया होता तो शायद हमारा सीटेट बहुत अच्छा हो सकता था। ये मेरा आपसे रियल फैक्ट है, आप चाहे इसे मानिए ना मानिए, आपको पता चलेगा जब आप वीडियोस अब ना देखकर बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।